अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। आज हम मई जून 2019 का जो पेपर है 0620 का वेरिएंट 41 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर में आपको जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके वो होते हैं 80, और आपको जो टोटल टाइम होता है वो होता है आपका 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ आइटम्स एंड आयंस। ठीक है, बट डिफाइन द टर्म प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं? तो ये सिंपली होते हैं आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं आपके एक भी किसी भी एटम में। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। ठीक है ना, किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, पार्ट बी। कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आइटम्स ऑफ मैग्नीशियम के जो है ये दो आपको आइसोटोप्स दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि इन दोनों में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं आपका ये नीचे वाला नंबर होता है, जो आपका प्रोटॉन नंबर होता है, यही आपको एक एलिमेंट की मतलब शनाख्त करवाता है कि एलिमेंट्स कौन सा है। तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पर अगर 12 है तो 12 आपका मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसलिए एक एटम के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये जो यहाँ पर आपको ऊपर वाला जो नंबर होता है यहाँ पर, ये आपको होता है एटॉमिक मास, या फिर इसको आप न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो आपको सिंपली इसको प्रोटॉन नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएंगे न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपको 14 मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी। तो पार्ट टू, what term is used to describe atoms of same elements such as ठीक मैग्नीशियम जो 24 है और मैग्नीशियम 26 है। जो मतलब एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनका जो मास है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप, आइसोटोप्स। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस होता है आइसोटोप्स में वो होता है इनका मास नंबर का, और मास नंबर में भी इनका जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैग्नीशियम 24 है और मैग्नीशियम 26 है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम क्यों हैं? क्योंकि इनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, यानी इनके जो प्रोटॉन्स हैं या इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी डिपेंड कर रही होती है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वैलेंस शेल में वो कितने हैं, उन पर आपकी जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड कर रही होती है। तो नंबर ऑफ शेल्स पर भी करती है। तो इसमें तो मतलब आइसोटोप्स में होते हैं वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर वैलेंस शेल में वो उतने ही होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। ठीक है, आउटर शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, इसलिए आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं आइसोटोप्स की। कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई आइटम्स आयंस which have the following number of protons and number of neutrons and electrons। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्स बताने हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी दिए गए। ठीक है, पहला आपको बताया गया है कि जो 11 है, जो सोडियम है, ये सोडियम का आयन है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है। यहाँ पर आप देखें जो प्रोटॉन्स हैं वो 11 हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। वरना आपके जो एक एटम होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया
तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, प्रोटॉन्स यानी इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। और के जो न्यूट्रॉन्स है वो 12 हैं, आपने 23 में से -11 किया तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल गए। अब आपको प्रोटॉन नंबर दिए गए हैं बाकी दो के, और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको उनके बताना है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से आयन्स हैं, ठीक है। तो अब किसी भी एलिमेंट को जो उसकी मतलब पहचान देता है, उसकी शनाख्त जो करवाता है, वो आपका प्रोटॉन नंबर होता है। आप प्रोटॉन नंबर से बताते हैं कि ये कौन सा है एलिमेंट है। अगर प्रोटॉन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज। तो अब आप पीरियोडिक टेबल में देखें कि 4 जो है वो किसका प्रोटॉन नंबर है और जो 17 है वो किसका प्रोटॉन नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 4 है ये है बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम का जो है वो एटॉमिक नंबर यानी जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना है, 4 है। और आप 17 है आपका क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन का आपका 17, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये पता चल गया कि ये क्या है, बेरिलियम है, ठीक है, और ये क्या है, Cl है। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो मतलब यहाँ पर आपके जो प्रोटॉन है ये भी आप डाल दें, 17 17। अब आपको ये देखना है कि इसका जो एटॉमिक मास है यानी ये ऊपर वाला नंबर है वो कितना है। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें 4 + 5 यानी 9, ठीक है। और अब आप देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, अगर हैं तो यानी एक एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बस सही है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, यानी तो ये -1 इसके ऊपर चार्ज आएगा। और दूसरा, इसमें आप नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है इसका आप कैलकुलेट कर लें, 17 + 20 तो यह आपका बन जाएगा 37, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टेबल कंप्लीट करनी थी। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एटम एंड आयन, ठीक है। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है, यानी जो इसकी शेल्स हैं में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हुए हुए होंगे इन दोनों में। तो अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एल्यूमिनियम जो है आपका ये कौन से पीरियड में, ये आपका है 3 पीरियड में, 1 2 3, ठीक है, एल्यूमिनियम। और दूसरा आपको मेरे ख्याल से आपको सल्फ़र दिया गया है। सल्फ़र जो है वो आपका वो भी आपका जो है वो तीसरे पीरियड में ही है, यानी इनके जो नंबर ऑफ जो होते हैं शेल्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ शेल्स तो होंगे 3 दोनों में, 3 शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसमें भी आपका जो एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो इसमें जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वो कितने होंगे, 3 होंगे। क्योंकि जो आपका ग्रुप नंबर होता है वो आपको बताता है कि आपके मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम, तो यानी इसके ऊपर मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरा सल्फर ग्रुप 6 में, तो इसके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 6। लेकिन यहाँ पर -2 चार्ज है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए हैं। तो 6 पहले से ही आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद थे और 2 इसने गेन किए तो 8, ठीक है। अब जो आपके पहले शेल होते हैं, पहला शेल उसमें आपके हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 से आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। और दूसरे शेल में आपके 8 से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते दूसरे शेल में। अब आपका ये जो एल्यूमिनियम है इसका तीसरे शेल में होगा आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है। और इसका जो आप अगर देखें तो एल्यूमिनियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो भी 13 है, तो यानी इसका जो हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने होंगे, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी 13 ये पूरे हो गए, 2 + 8 10 और 10 + 3 13। अब सल्फर का जो आपका प्रोटॉन नंबर होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पर आप की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ पर आपके नॉर्मली अगर ये एटम होता तो यहाँ पर आपके होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए हैं, तो इसके जो होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके आउटर शेल्स में, ठीक है। इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसने अपने आप का जो शेल है वो इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, गेन्स करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Z is a covalent substance. An experiment, a sample of pure solid Z was continually heated for 11 minutes.
ठीक है। आपका जो जेड है प्योर है, सॉलिड, और इसको जो है कंटिन्यूली 11 मिनट्स तक हीट किया गया। द ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ सैंपल ऑफ प्योर जेड चेंज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 9 मिनट्स। ठीक है ना। तो पहले 9 मिनट्स में आपका जो टेम्परेचर किस तरह से आपका चेंज हुआ वो आपको शो किया गया ग्राफ के जरिए। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर जेड। आपको जेड का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर ये आपको शो कर रही है कि यहाँ पर इसकी मेल्टिंग हो रही है, यानी इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो भी मतलब एनर्जी ये टेकन इन कर रहा है वो यूज़ हो रही है बॉन्ड्स को जो है ब्रेक करने में, और जो एट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ से मतलब 20 से लेकर 80 के दरमियान ये सॉलिड में था, अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसका जो है टेम्परेचर राइज होता 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 बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये आपका जो 80 है ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 80। ठीक है। पार्ट बी, द सैंपल ऑफ प्योर जेड बिगिन टू बॉयल एट 9 मिनट, इट वॉज बॉइल्ड फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू स्केच ऑन द ग्रिड हाउ द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल ऑफ प्योर जेड चेंज बिटवीन 9 एंड 11 मिनट्स। अब आपको ये बोल रहा है कि जैसे ही ये 9 मिनट पर पहुंचा है यहाँ पर, तो अब ये मजीद मतलब यहाँ पर 9 मिनट पर पहुंचा है तो यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो गया है। ठीक है। अब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि, और ये बॉयल किया गया आपको 2 मिनट के लिए। ठीक है। 9 मिनट से 11 मिनट तक इसको बॉयल किया गया है। तो आपको बोल रहा है कि स्केच करें इसका ग्राफ। तो ये आपका 11 मिनट यहाँ पर है, ये आपका 11 मिनट। ठीक है। आपको यहाँ तक स्केच करने हैं, और ये अगर ये आपका बॉयल हुआ है तो यानी ये भी यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है। ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होगा, अगर आप यहाँ से देखें तो ये तकरीबन ये आपका है 220। ठीक है। 220 आपका है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। द सैंपल ऑफ जेड वाज कंटिन्यूसली हीटेड बिटवीन 2 मिनट एंड 5 मिनट। ठीक है। आपका जो सैंपल है वो 2 मिनट से 5 मिनट के दरमियान कंटिन्यूसली हीटेड किया गया है। तो आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस व्हाई देयर वाज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। आपका जो है मतलब आप इसको हीट भी कर रहे हैं लेकिन आपका जो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, जो 2 मिनट से 5 मिनट के दरमियान यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इसका जो है टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी एनर्जी है मतलब आप इसको हीट कर रहे हैं तो जो भी एनर्जी है टेकन इन कर रहा है वो यूज़ कर रहा है इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, और ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ चेंज होने के लिए जो इसको अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये सारी एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑल ऑफ हीट एनर्जी is used to break bonds या overcome energy, overcome attractions, break bonds between molecules। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो भी बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए या उनके बिटवीन जो अट्रैक्शंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपके जो है ये पूरी हीट एनर्जी है वो यूज़ हो रही है, इसलिए आपका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा है। ठीक है। पार्ट डी, डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ प्योर जेड चेंज्ड फ्रॉम 0 मिनट टू 2 मिनट। ठीक है। आपकी जो है ये शुरू में आपकी पूछा है कि मतलब स्टार्ट से लेकर 2 मिनट के दरमियान आपके जो पार्टिकल्स की मोशन है उसको डिस्क्राइब करें। तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से 0 मिनट से 2 मिनट के दरमियान आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में हैं, लेकिन आप इसको हीट किए जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपकी जो सॉलिड में आपकी मोशन किस तरह से होती है, वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है।
the vibrations sorry vibrations increases, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीजेज होंगे, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं सॉलिड का, तो इनकी वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और इवेंचुअली इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये मतलब वाइब्रेट होते होते ये इसकी जो फोर्सेस है उनको ओवरकम करता जाएगा इसके बॉइल मेल्टिंग पॉइंट पर, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड यूजिंग अ सॉलिड सैंपल ऑफ इम्प्योर जेड। अब आपने इम्प्योर जेड यूज़ किया है, सजेस्ट द डिफरेंस इफ एनी इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल ऑफ इम्प्योर जेड कंपेयर टू सैंपल ऑफ प्योर जेड। अभी जब आपका सैंपल इम्प्योर होता है तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका वो होता है डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यानी जब भी आपका सैंपल इम्प्योर होता है तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट होता है या बॉयल होता है, वो इंक्रीज होती है। तो रेंज इंक्रीज कैसे होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आपकी जो रेंज है वो इंक्रीज होती जाती है और जितना इम्प्योर होगा उतनी आपकी जो है रेंज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब आपने इम्प्योर जेड यूज़ किया है तो अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जो ये 80 पर हो रहा था मेल्ट, तो हो सकता है अब ये 75 पर ही मेल्ट हो जाए या 78 पर, इस तरह से मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये मेल्टिंग होगी। और दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 220 पर अगर ये बॉयल हो रहा था तो अब हो सकता है ये 225 पर बॉयल हो या 230 पर बॉयल हो, इस तरह से। ठीक है, पार्ट एफ। और ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपका इम्प्योर जो होता है आपका सब्सटेंस, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। आप इस तरह से याद कर लें कि इसकी जो रेंज होती है वो इंक्रीज होती जाती है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना, इसकी रेंज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, जितना आपका इम्प्योर होगा उतनी रेंज इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पार्ट एफ। A sample of pure Z was allowed to cool from 120 degree Celsius to 20 degree. ठीक है, the total time taken was 8 minutes starting from point X। ये आपका point X आपको दिया गया है। ठीक है, sketch on the grid how the temperature of the sample of pure Z changed between 0 minute to 8 minute। अब आपको जो है प्योर जेड है, पहले इसको हीट किया जा रहा था, अब इसको कोल्ड किया जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि इसका जो है आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, 20 डिग्री तक आपको मतलब किया गया है, लेकिन आपके जो पता है आपको जो मेल्टिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, आपकी मेल्ट हुआ था ये 80 डिग्री पर। ठीक है, ऊपर आपने देखा है कि मेल्ट हुआ था 80 डिग्री तक, और ये मेल्ट कितने टाइम के लिए हुआ था, ये 2 मिनट से हुआ था 5 मिनट के दर, यानी इसने 3 मिनट लिए थे इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। अब आप चले ड्रा करना शुरू करते हैं। तो ये पहले आप ये देख लें कि ये 80 डिग्री है, इसको आप यहाँ पर यानी यहाँ पर आपका जो है ये इसकी हो जाएगी, यानी ये कूल करते करते यानी ये लिक्विड से फिर सॉलिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 80 से नीचे। ठीक है, और ये आपका जो है वो 20 तक पहुँच रहा है 8 मिनट्स में। यहाँ पर भी आप एक डॉट लगा दें ताकि इससे आप नीचे ना जाएं। आपको जो टोटल टाइम लगा वो 8 मिनट से, टोटल टाइम टेकन 8 मिनट से, और ये 20 डिग्री तक इसको आपने आपका इसने कूल करके ये 20 डिग्री तक इसको आपने पहुंचा दिया 120। अब आप ड्रॉ करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से होगा। स्ट्रेट लाइन आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से ये होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि ये लिक्विड से अब सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये मतलब जैसे ये मेल्ट हो रहा था तो हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, तो जैसे अब ये स्टेट चेंज करा है तो यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आएगा और फिर ये आपका होता जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और ये इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जिंक एंड कॉपर आर एलिमेंट्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिंक इज obtained फ्रॉम जिंक ब्लेंड इन टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, इन स्टेप 1 जिंक ब्लेंड जो होता है, जिंक ब्लेंड का वैसे फार्मूला होता है जिंक सल्फाइड। ये ये जिंक ब्लेंड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। पहले स्टेप में ये जिंक ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं आप, फिर दूसरे स्टेप में आप जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं जिंक में ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, आउटलाइन हाउ ईच ऑफ दीज स्टेप्स आर डन। ठीक है, आपको ये दो स्टेप्स हैं, आपको बताना है कि ये कैसे होते हैं। और इन योर आंसर गिव वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप पे आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और डिस्क्राइब हाउ जिंक इज रिमूव फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से आपका जो स्टेप 2 में आपका जो जिंक बना है उसको आप ब्लास्ट फर्नेस से कैसे बाहर निकालते हैं वो भी आपको बताना है स्टेप 2 में। ठीक है, तो पहले आप जब जो जिंक ब्लेंड है आपके जिंक सल्फाइड होती है, इसको आप रोस्ट करते हैं एयर में। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते हैं आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, रोस्ट जिंक ब्लेंड इन एयर। ठीक है, तो जब आप इसको रोस्ट करेंगे एयर में तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जो जेड एन है वो रिएक्ट कर जाएगा आपके ऑक्सीजन के साथ। एयर में जो ऑक्सीजन है आपके उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये आपका बनने लगेगा जिंक ऑक्साइड और दूसरा आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस भी कर लें। यहाँ पर आपका होगा सल्फाइड के 3 और यहाँ पर 2 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस आप जब भी इस इक्वेशन को लिखा करें तो इसको बैलेंस लाजमी किया करें, उसका भी आपका मार्क्स होता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आप जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखें तो जो जिंक है वो कार्बन से लेस रिएक्टिव है। तो इसको आप जब जिंक आपको चाहिए तो इसको आप रिड्यूस करेंगे कार्बन से, यानी कोक आप इसमें ऐड करेंगे। स्टेप 2 में जिंक ऑक्साइड है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे जिंक में ब्लास्ट फर्नेस में, तो इसको आप मतलब कोक से रिएक्ट करवाएंगे। तो दूसरे स्टेप में आप इसको क्या करते हैं, रिएक्ट जिंक ऑक्साइड विथ कोक। आप इसको कोक के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन जो है इसको रिड्यूस कर देता है जिंक में जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, कोक रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, आपका जो जिंक ऑक्साइड है उसको कोक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसकी केमिकल इक्वेशन ये होगी, आपके साथ कार्बन के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिल सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है। आप अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखेंगे वो भी सही होगा। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो उसके साथ आप उसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, तो वो भी आपकी इक्वेशन सही होगी। और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, आपको मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें भी दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि रिमूवल ऑफ जिंक। अब आपको जो जिंक बना है आप यहाँ पर, इसको आप रिमूव करके कैसे करते हैं, तो इसको आप डिस्टिलेशन आपकी करवाते हैं, आपकी इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आपकी इसकी करवाते हैं तो जिंक डिस्टिल हो जाता है। जिंक इज डिस्टिल्ड। जो जिंक आपका यहाँ पर फॉर्म होता है ये ब्लास्ट फर्नेस में, ये आपका एज ए लिक्विड बनता है। तो इसको आप बॉईल करते हैं, यानी जिंक को आप पूरा बॉईल कर देते हैं और फिर आप इसको कंडेंस करते हैं तो आपको ये जिंक डिस्टिल हुआ मिलता है। तो आप जिंक की डिस्टिलेशन करवाते हैं। ठीक है, नेम द अलॉय फॉर्म्ड व्हेन जिंक इज मिक्स्ड विद कॉपर। तो जब जिंक और कॉपर आप आपस में मिक्स होते हैं तो आपका जो एलॉय बनता है उसको हम कहते हैं ब्रास।
मुझे कैसा पता चला, यानी कि ये ब्रास बना है एलोय कॉपर और जिंक से मिलकर। तो ये मुझे मतलब मैंने बुक्स पढ़ी हैं और आपके सिलेबस में है कि ये चीज़ आपको याद करनी है, तो इससे मुझे पता चला है। आप देखें क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, इसमें आपको मतलब कोई भी हिंट नहीं दिया होगा, कोई भी मतलब क्लू नहीं दिया होगा कि कौन सा एलॉय बनेगा। आपको सिंपली याद होना चाहिए कि जिंक और कॉपर जब मिलते हैं, कॉपर प्लस जिंक आपका जो है वो ब्रास बनाते हैं एलॉय। और इसमें आपका जिंक कॉपर होता है वो 70% होता है, जिंक जो आपका होता है वो 30% होता है। ये परसेंटेज भी अगर आप याद कर लें तो बेहतर है। हो सकता है कभी आपसे परसेंटेज भी पूछ ले कि ब्रास में जो कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा होती है या जिंक की ज़्यादा होती है, और अगर ज़्यादा होती है तो कॉपर की कितनी ज़्यादा होती है और जिंक की कितनी होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसकी परसेंटेजेस और बाकी जो एलॉय हैं आपके स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सब के भी आपको मतलब पता होने चाहिए कि उनमें कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। ये आप बुक पढ़ेंगे और बुक में आपको ये सारी चीज़ें याद करेंगे तो आपको एग्जाम में ये आपको मार्क्स गेन करना आसान हो जाएंगे। ये मतलब सिंपल है, एक मार्क्स आपको फ्री में मिला हुआ है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा एलॉय बनेगा तो आप ये मार्क्स लूज कर देंगे। ठीक है, पार्ट सी। Copper is a transition element. It can have variable oxidation states. There are two other chemical properties of transition element which make them different from group 1 elements. तो एक तो प्रॉपर्टी आपको ये बताई हुई गई जिससे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से डिफर करते हैं, वो है आप इनकी वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 1 होते हैं उनकी जो है एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको दो और केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। तो जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं ये एज ए कैटलिस्ट आपके यूज़ होते हैं, जबकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ नहीं होते। तो यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। और दूसरा, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जो आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो वाइट कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, आपके जो ये और ग्रुप 1 के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके वाइट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपको दो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने आप ये नहीं लिख सकते कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट जो आपने दी है वो सही है, लेकिन ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पर इसने आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी हैं, तो अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं, जबकि आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो नहीं होते एज ए कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, पार्ट डी। अ कंपाउंड ऑफ कॉपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर। ठीक है, आपका जो कॉपर का कंपाउंड एक कंपाउंड है वो आपका यूज़ हो सकता है इस मतलब टेस्ट करने के लिए कि इसमें वाटर मौजूद है या नहीं। स्टेट द फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ कॉपर। तो आप यूजुअली जो मतलब टेस्ट करते हैं कि एक कंपाउंड है उसमें वाटर मौजूद है या नहीं, वो आप यूज़ करते हैं कॉपर का कंपाउंड होता है कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, और इसमें आपको फुल नेम पूछा गया है, तो अगर इसको आप एनहाइड्रस होता है आपका एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, या आप जिसमें अब आप अगर इसमें जो वाटर अगर मौजूद होगा कॉपर टू सल्फेट में, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। और अगर वाटर नहीं मौजूद तो उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। और एनहाइड्रस जो होता है ये होता है वाइट, सॉरी, और जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट होता है वो आपका होता है ब्लू। ठीक है, और इसने आपसे यहाँ पर पूछा भी है, स्टेट द कलर चेंज दैट अकर्स व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड। जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसे हो जाता है। ये पहले होता है वाइट,
यानी जब ये एनहाइड्रस होता है इसमें वाटर नहीं होता है, जो ये होता है वाइट, और जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है ब्लू। ये कलर चेंजेस भी आपको पता होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद कॉपर टू सल्फेट टू प्रोड्यूस आयोडीन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको बोल रहा है कि आप इसको बैलेंस कर दें, तो इसको आप इसमें जो है पोटेशियम कितने हैं, इसको आप बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। इस तरह से इसको आप बैलेंस कर देंगे। डिड्यूस द चार्ज ऑन द कॉपर आयन इन कॉपर, जो है कॉपर आयोडाइड है, इसमें आपका जो है कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आयोडीन के ऊपर जो होता है आयोडाइड आयन के ऊपर -1 होता है। और अगर ये यहाँ पर इसके साथ कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव +1, इसलिए ये 1:1 रेशो में ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कॉपर के ऊपर इसमें कितना चार्ज है, +1 का, ठीक है। या इसको अगर आप इस तरह से लिखें 1+ तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको मतलब जब आप ओ लेवल के या आईजीसीसी के लेवल पर अगर आप +1 लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप ए लेवल में ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपको इस तरह से लिखना पड़ता 1+, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सप्लेन व्हाई कॉपर इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉपर जो है वो रिड्यूस क्यों हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जो आपके सल्फेट आयन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2-, और जो कॉपर है यहाँ पर इसको जो 1:1 में अगर आपका रिएक्ट कर रहा है जो आपका कॉपर है, तो यानी इसके कॉपर के ऊपर यहाँ पर स्टेट क्या है, +2। कॉपर टू सल्फेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कॉपर 2, यानी जो है आपका कॉपर 2+, और यहाँ पर आपकी जो कॉपर है उसकी है +1, ठीक है, 1+। तो यहाँ पर इसकी जो है मैंने इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो गई है, +2 से +1 हो गई है, यानी ये रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस किया गया है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसलिए जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो गई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती है जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो आपका जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है। तो अगर इसमें आप देखें, आप इसमें बताएंगे कौन सा आपका सब्सटेंस है जो दूसरों को वो रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, और आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है वो आपको हमेशा रिएक्टेंट की साइड पर ही ढूंढना है। रिड्यूसिंग एजेंट या हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, आपको रिएक्टेंट की साइड पर ढूंढना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की साइड पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो आयोडीन की स्टेट है वो क्या है, यानी आयोडीन यहाँ पर एज ए एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो इसकी एलिमेंट के जो है यानी ये तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें कि आई में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1-, तो ये 1- से की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है 0 में, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ गई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है तो यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो यानी ये दूसरों को रिड्यूस इसने किया है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रिड्यूसिंग एजेंट होता ही वही है, खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो आपका है KI है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। या इसको आप पोटेशियम आयोडाइड, इसका जो नाम है वो भी लिख दें, वो भी सही है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसका अगर आप नाम भी लिख देंगे पोटेशियम आयोडाइड तो वो भी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इथेनॉइक एसिड इज अ वीक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बोथ इथेनॉइक एसिड
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट जो होते हैं डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो आपके दोनों हैं एसिड रहते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी आयंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म एसिड, तो एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन हैं। जो एसिड आपके होते हैं यानी अ सब्सटेंस विद डिसोसिएट H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन, वो आपका एसिड होता है। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बेसिस, जो बेसिस से रिएक्ट करता है वो भी आपका एसिड होता है। और एक सिंपल जो आप ये भी बता सकते हैं कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, यानी एसिड्स जो आपके होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो वो डेफिनेशन अगर आप सिंपली लिखते हैं तो वो भी सही है। मैं यहाँ पर प्रोटॉन डोनर, एसिड क्या होता है आपका प्रोटॉन डोनर, लेकिन अगर आप उनमें से भी कोई डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी सही है। ठीक है। द केमिकल इक्वेशन shows the changes in which occur when strong acid hydrochloric acid is added to water। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपको शो की गई है जो चेंज हो रहा है विच अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू वाटर। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह जब आप इसमें आप इसको वाटर में ऐड करते हैं यानी एक्वस इसको बनाते हैं, तो उसमें एक्वस में इसके साथ क्या होता है तो आपको जो चेंजेस होते हैं वो शो कर रहा है, यानी आपका जो एक्वस में ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और फुल्ली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको बोल रहा है कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो द चेंजेस विच अकर व्हेन वीक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड जो है इज एडेड टू वाटर। तो जब आपका इथेनॉइक एसिड है वो जब आपका होता है एक्वस में, तो उसकी जो वीक एसिड होता है तो वो पार्शली वो होता है आपका डिसोसिएट, तो इसको शो करने के लिए हम इसका रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। और दूसरा ये इस तरह से आपका होता है यानी ये H प्लस साइन डिसोसिएट करता है इस तरह से H प्लस साइन से। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से शो करना था। आपका जो है इथेनॉइक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो है यानी इथेनॉइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस तरह से आपका डिसोसिएट होता है आपका सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है ना, वाटर में। पार्ट बी, द स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इथेनॉइक एसिड इज अ वीक एसिड। आपके स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए उससे आपको मतलब शो करने के लिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और इथेनॉइक एसिड वीक एसिड है। द स्टूडेंट added adds an excess of hydrochloric acid and excess of ethanoic acid to separate samples of lumps of calcium carbonate। ठीक है, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्सिस में कैल्शियम कार्बोनेट में भी डाला गया और एक्सिस में जो है इथेनॉइक एसिड वो भी आपका है वो कैल्शियम कार्बोनेट में सेपरेटली एडिट किया गया। द ओनली आइडेंटिटी ऑफ एसिड इज चेंज्ड बिटवीन एक्सपेरिमेंट, ऑल अदर कंडीशंस आर केप्ट सेम। यानी आपका जो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनमें सिर्फ आपका जो एसिड का फ़र्क है, बाकी सारी कंडीशंस आपकी सेम है। यानी आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मास सेम है, उसका सरफेस एरिया सेम है, टेम्परेचर भी सेम होगा, प्रेशर भी सेम होगा, सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ आपका एसिड का जो है वो डिफरेंस है। अब आपको पूछ रहा है state two observations which would show that the hydrochloric acid is a strong acid than ethanoic acid। अब आपको मतलब दो ऐसी ऑब्जर्वेशन बतानी है जो ये शो करेंगे कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रोंगर है एसिड स्ट्रोंगर एसिड है देन इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो पहली ऑब्जर्वेशन आप जब भी आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट में इसको ऐड करेंगे तो जो आपका रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के साथ वो होगा बहुत मतलब बहुत फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड के साथ जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका जो है बहुत स्लो होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा जो मतलब आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी, तो आपको जो फिजिंग होगी, ये जो बबल्स होंगे वो आपको मतलब तेज तेज आपको फिजिंग आपको मिलेगी, फास्टर रेट ऑफ फिजिंग। पहला आप क्या महसूस करेंगे, फास्टर रेट ऑफ फिजिंग। ठीक है ना,
तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो फास्टर वो जल्दी रिएक्ट कर रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। और दूसरा जो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड, ये मतलब जल्दी डिजोल्व हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एज कम्पेयर टू इथेनॉइक एसिड। सॉलिड डिजोल्व्स फास्टर, और ये आपका जो सॉलिड है या मतलब ये क्विकली डिजोल्व हो जाएगा या फिर क्विकली आपका जो है डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो है इथेनॉइक एसिड में आपकी जो डिजोल्व होगा वो सॉलिड वो मतलब इतना क्विकर नहीं होगा, और आपकी जो फिजिंग होगी वो भी आपकी मतलब इतनी तेज़ नहीं होगी जितनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इस तरह से आपको मतलब पता चल जाएगा कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा एसिडिक है आपका इथेनॉइक एसिड से। ठीक है। द स्टूडेंट यूजेस द सेम साइज ऑफ कंटेनर एंड चेक्स दैट द प्रेशर इज सेम फॉर द ईच एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। आपका जो स्टूडेंट ने आपको ये बता रहा है कि इसने कंडीशंस कैसे मतलब सेम कैसे रखनी है, तो उसमें आपको बता रहा है कि स्टूडेंट यूजेस सेम साइज ऑफ कंटेनर। आपका जो कंटेनर जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो दोनों सेम कंटेनर्स हैं, सेम साइज के हैं, और जो आपका प्रेशर है वो भी सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। आपको बोल रहा है कि स्टेट 3 अदर कंडीशंस व्हिच मस्ट बी kept the same to ensure fair टेस्टिंग। अब आपको 3 और कंडीशंस बतानी है जो आपको सेम करनी होंगी, ताकि आपका जो टेस्टिंग और ये आपकी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो जो आपकी टेस्टिंग वगैरह है वो फेयर हो। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर है वो आपको सेम करना पड़ेगा, सेम टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका डिफरेंट होगा तो जो जिसका जो एक्सपेरिमेंट का जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आपका उसका रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो वो फेयर टेस्टिंग नहीं होगी, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब जो रेट फास्टर हो रहा है वो किससे हो रहा है, जो एसिड आपने डाला है उसकी वजह से फास्टर रेट है, या जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उससे आपका जो है रेट वो फास्टर हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, आपको जो कंसंट्रेशन है एसिड की, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। कंसंट्रेशन या फिर इनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, और आपका इनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम होना चाहिए। और दूसरा कि आपका जो है मास है कैल्शियम जो आपने यूज़ किया है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर, इनका जो मास है वो भी सेम होना चाहिए दोनों में। तो इनमें से आप कोई भी लिख लें, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो भी सेम होना चाहिए। और आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो सरफेस एरिया है वो भी दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ाने से आपका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो आपका जो सरफेस एरिया है या पार्टिकल की जो साइज़ है, यानी वो भी दोनों में सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी में आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें आपका जो रेट है वो ज़्यादा होगा, तो आपकी फेयर टेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। पार्ट सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस salts called chlorides। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid to produce magnesium chloride। ठीक है। The student uses 50 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid in an experiment to produce magnesium chloride। आपको जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका आपको जो वॉल्यूम है और उसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है। Calculate the mass in gram of magnesium carbonate needed to react exactly with 50 cm cube of 2 मोल पर dm क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब आपको जो है मास कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो नीडेड होगा जो इस वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करने के लिए, और इस कंसंट्रेशन के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए आपको जो है यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, आपको जो फॉलोइंग स्टेप्स आपको इन स्टेप से आपको बताना है। ठीक है। पहले स्टेप में आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 50 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर dm क्यूब। अब आपको पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं HCl के, तो वो आप कैसे करेंगे, N इजिकल्स टू CV से। N इसमें क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स
और आपका सी है कंसंट्रेशन और आपका वी होता है वॉल्यूम। तो आपको मोल्स चाहिए, एन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो आपके 2 और मल्टीप्लाई बाय आपको जो है वॉल्यूम भी दिया गया, आपको 50 दिया गया, लेकिन इसको आपको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है ना। तो ये सीएम क्यूब है तो इसको आपको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा और आपका जो है एक डीएम क्यूब में आपके 1000 सीएम क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है इसके मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वो तकरीबन आपको मिल रहे हैं 0.1 मोल्स, यानी जो HCl है 50 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब आपका HCl है, इसमें कितने मोल्स हैं आपके HCl के 0.1 मोल्स हैं, ठीक है। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स of magnesium carbonate which would react with 50 cm cube of 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वो आप करेंगे रेशियो से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इक्वेशन है वो रेशियो क्या है, यानी ये 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और HCl का जो रेशियो है वो इक्वेशन के हिसाब से क्या है 1:2 है। और अगर यहाँ पर 1:2 है तो अब जब आपका 0.1 HCl यूज़ किया गया है, यानी 0.1 मोल्स ऑफ HCl आपके लिए गए, तो यहाँ पर कितने मोल्स आपको चाहिए होंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको x मिल जाएगा 0.05, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.05 मोल्स, ठीक है। ये आपको मिल गए मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के। अब आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट रिलेटिव फार्मूला मास, यानी आपका जो MR है मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो आप कैलकुलेट कर लें। तो वो आप पीरियोडिक टेबल में से आपका जो है देखकर आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपका जो मैग्नीशियम है उसका आपको जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है। तो मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का होता है आपका 12 और ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इससे इस तरह से आप इसका MR जो है कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों को आप कर लें तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 84 आपके पास MR आ गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट नीडेड टू रिएक्ट एग्जैक्टली विथ 50 cm3। अब आपको जो है मास कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे N इज इक्वल्स टू मास अपॉन MR या AR, ठीक है ना। N होता है ना आपका नंबर ऑफ मोल्स और आपका नंबर ऑफ मोल्स आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने यूज हुए आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको अब इसका मास चाहिए, तो मास के लिए आप इसको कर देंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके MR से। MR भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपको मिलेगा 4.2, ठीक है, 4.2 ग्राम्स। तो आपका जो मास मैग्नीशियम कार्बोनेट का नीडेड है वो आपको कितना नीडेड है, वो है 4.2 ग्राम, ठीक है। पार्ट डी, द स्टूडेंट प्रिपेयर्स क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट टू कैल्शियम। जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब आपको जो है क्रिस्टल्स बनाने हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के, और वो आप कैसे बना रहे हैं, आपने जो इसने आपको बताया पहला स्टेप कि आपने मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है वो एक्सेस में डाला है आपने HCl में, फिर जो है स्टूडेंट ने आपको फ़िल्टर किया है मिक्सचर को और रिंस किया है रेसिड्यू को। वाई डज द स्टूडेंट एडिड इन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपने एक्सेस में क्यों डाला है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो एसिड है वो पूरा ये कर जाए, कोई भी मतलब एसिड रिमेनिंग रहे ना, ठीक है। मतलब आपका जो पूरा एसिड है वो यूज्ड अप हो जाए, ठीक है ना। तो आपने एक्सेस में क्यों डाला है, टू मेक श्योर ऑल द एसिड इज यूज्ड अप, जो आपका एसिड है वो पूरा यूज्ड अप हो गया है, ठीक है ना। इसलिए आप कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्सेस में, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो आपको एक्सेस में डालना होगा। वाई डज द स्टूडेंट रिंस द रेसिड्यू, जो आपका है स्टूडेंट ने रिंस क्यों किया है जो रेसिड्यू को, यानी उसको आपने
जो रेसिड्यू है उसको मतलब रिंस करने का जो होता है आपका मकसद इसलिए होता है क्योंकि जब आप फिल्ट्रेट होता है आपका, यानी आप जब आप इसको फिल्टर करते हैं आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो उसको आप रिंस इसलिए करते हैं ताकि जो आपका मतलब रेसिड्यू में थोड़ा बहुत आपका जो है फिल्ट्रेट रह गया है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो भी आपका है वो मतलब फिल्ट्रेट में चला जाए, कोई भी मतलब रेसिड्यू में बचे ना। ठीक है ना। तो आप इसका मकसद क्या होता है, टू मेक श्योर ऑल filtrate goes through। जो आपका रिंस इसको आप इसलिए करते हैं ताकि आपका जो फिल्ट्रेट है, इस केस में आपका जो फिल्ट्रेट वो क्या है, वो आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका बना है जब आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपका जो फिल्ट्रेट बना है वो आपका मतलब आपका जो बना है मैग्नीशियम कार्बोनेट बना है। और अब जो आपने इसको एक्सिस वाला जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको जब आपने फ़िल्टर किया है, तो आपका ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो रेसिड्यू आपका बना है। तो आप जब इसको आप फ़िल्टर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है आपने जब इसको आपने फ़िल्टर किया तो कुछ ना कुछ आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका आपका आ गया होगा रेसिड्यू में। तो उसको आप रिंस करते हैं ताकि जो है वो जो आपका थोड़ा बहुत आपका जो है फ़िल्ट्रेट या मैग्नीशियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन में चला जाए। ठीक है ना? वो रेसिड्यू में ना रहे, वो मतलब पीछे ना रह जाए, वो आपका सॉल्यूशन में चला जाए, तो इसलिए आप इसको रिंस करते हैं। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट वुड ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अब आपका जो फिल्ट्रेट है वो आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो अब इसमें इसमें से आपको प्योर क्रिस्टल्स आपको कैसे मिलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के, तो जब आपका फिल्ट्रेट है इसको आपको बनाना पड़ेगा आप सेचूरेटेड। तो आप सेचूरेट किस तरह से बनाएंगे इसको, और सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो आपका है डिजोल्व्स नो मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो आपका सॉल्यूट है वो मतलब मजीद सॉल्यूट आपका डिजोल्व नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो उसको आप सैचुरेटेड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वो आप इसको हीट करेंगे ताकि आपको जो है इसमें से एवापोरेट कर दें सम ऑफ द जो है आपका वाटर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखें, हीट हीट द फिल्ट्रेट टू evaporate to the point of crystallization। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन, आपको जो क्रिस्टलाइजेशन तक आपने इसको हीट करते रहना है, यानी पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको आपको सैचुरेटेड बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद आपके जो है लीव इट टू कूल। अब आपको जो है जब आपका सॉल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक पहुंच जाए, तो आपको हीट करना बंद कर देना है और फिर आपको इसको छोड़ देना है, लीव इट टू कूल, या फिर आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ठंडा होता जाएगा तो आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। फिल्टर एंड देन वॉश एंड ड्राई। ठीक है, फिर जब आपके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे तो आपको मतलब कूल होता जाएगा जैसे ही, तो आपके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उन क्रिस्टल्स को आप फिल्टर कर लेंगे और फिर आप उन क्रिस्टल्स को आप वॉश करेंगे और फिर उनको ड्राई कर देंगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा प्योर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, पार्ट ई, मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड इज insoluble, it can be made by precipitation reaction between aqueous barium chloride and a suitable aqueous silver salt। अब आपसे पूछ रहा है कि
प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है? तो प्रिसिपिटेट मतलब एक सॉलिड होता है जो फॉर्म होता है जब आपके दो सॉल्यूशंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिसिपिटेट का मतलब आपका क्या होगा यहाँ पर? सॉलिड फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशंस रिएक्ट। जब आपके दो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट आपका होता है यानी इनसॉल्युबल जो है आपका कोई भी सब्सटेंस होता है उसको आप कहते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। नेम अ सुइटेबल सिल्वर साल्ट टू यूज टू प्रिपेयर सिल्वर क्लोराइड। अब आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको मतलब कौन सा सिल्वर का जो है वो जो है साल्ट यूज़ करना चाहिए ताकि आप सिल्वर क्लोराइड बना सकें। सिल्वर जो है आपका बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के। तो यहाँ पर आपको ऐसा साल्ट लेना है सिल्वर का जो सोल्यूबल हो, ठीक है ना, वो इनसोल्यूबल ना हो। आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये है इनसोल्यूबल, तो इसलिए आपका ये रेस्पिरेशन के थ्रू ये बन रहा है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सोल्यूबल है, तो यहाँ पर आपको जो है सिल्वर का भी है एक ऐसा मतलब लेना है साल्ट जो सोल्यूबल हो। तो अगर आप बुक में देखें तो नाइट्रेट्स के जितने भी साल्ट्स होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं, तो आप यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड द सिल्वर साल्ट यू हैव नेम्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दें सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं। ये मुझे कैसे पता चला सारे नाइट्रेट्स जो हैं वो सोल्यूबल होते हैं? भाई ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी और ये आपको सारे याद होने चाहिए कि कौन से कार्बोनेट्स जो है वो सोल्यूबल होते हैं, कौन से कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल होते हैं, कौन से सल्फेट्स सोल्यूबल होते हैं, कौन से सल्फेट्स इनसोल्यूबल होते हैं, और कौन से नाइट्रेट्स सोल्यूबल होते हैं, कौन से हाइड्रोक्साइड्स सोल्यूबल होते हैं, कौन से क्लोराइड्स सोल्यूबल होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में इस तरह से इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब आपको सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्रेट से सारे सोल्यूबल होते हैं। अब आपको नाइट्रेट आपने यूज़ किया सिल्वर नाइट्रेट, तो आपका बना क्या है? आपका अब यहाँ पर बनेगा एक तो सिल्वर क्लोराइड, ये आपका इनसोल्यूबल है यानी आपका प्रिसिपिटेट बना है, और दूसरा यहाँ पर आपका बनेगा बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें इस तरह से, ठीक है। बैलेंस आपका करना लाजिम है क्योंकि आपका जब भी आप इक्वेशन लिखें उसको बैलेंस क्या करें, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन करने का भी आपका मार्क्स होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 अल्कीन्स ए बी सी डी एंड ई आर शोन, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं अल्कीन्स के, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स? अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला आता है वो होता है CnH2n, ठीक है। या आप जो इस आपको इतने सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं अल्कीन्स में से, इनको आप देखकर भी आप बता सकते हैं, या फिर ये आप बुक में भी आपको दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ये याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन्स का जो होता है वो CnH2n होता है इनका जनरल फार्मूला। पार्ट बी, व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्कीन डी? ये आपका अल्कीन है डी, इसका आपको मोलिकुलर फार्मूला बताना है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो C5। अब आपको जनरल फार्मूला के हिसाब से देखें तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। अब अगर आप यहाँ से चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। या आपको सिर्फ कार्बन काउंट कर लें और फिर आप जनरल फार्मूला से आप बता दें कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। पार्ट सी, प्रिडिक्ट विच अल्कीन ए बी सी डी और ई हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा अल्कीन है जिसका जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसका होगा जिसमें कार्बन की चेन है वो लॉन्गेस्ट होगी,
क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो ज़्यादा होंगी, तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसमें कार्बन जो है सबसे ज़्यादा है ई में, ठीक है। इसमें 5 थे, इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, ठीक है। तो ई, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो आपका कार्बन की चेन है वो लॉन्गेस्ट है, इट हैज़ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आपको पार्ट डी में पूछ रहा है विच अल्कीन्स डिफ्यूजेज मोस्ट क्विकली। अब आपकी जो कौन सी अल्कीन है ए बी सी डी और ई में से जो सबसे ज़्यादा तेज़ जो है वो डिफ्यूज़ होगी, ठीक है, मोस्ट क्विकली। तो डिफ्यूज़ जो हमेशा होगी वो होगी मतलब आपकी अल्कीन जिसका जो है एम आर है वो कम होगा। तो इसमें आपका जो एम आर है वो कम किसका है, ए का है, ठीक है ना। ए का एम आर सबसे कम है क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो सबसे कम है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट क्विकली होगी क्योंकि इसका एम आर कम है, तो ये ज़्यादा मतलब फास्ट मूव करेगी, जिसका मतलब जो जितनी हैवी होगी आपकी अल्कीन या कोई भी गैस, तो वो मतलब लेस क्विकली डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू द वन जिसका आपका जो है एम आर कम होगा। तो आपके ए, क्योंकि इट हैज़ लोवेस्ट एम आर, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे कम है, पार्ट ई, ठीक है। पार्ट ई, स्टूडेंट एडेड एक्वस ब्रोमीन टू अल्किन सी, आपको अल्किन सी शो किया गया, इसमें आपने ब्रोमीन जो है एक्वस ब्रोमीन वो आपने इसमें ऐड किया है। डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, शो ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। अब जब आपने इसमें एक्वस ब्रोमीन जब इसमें आपने डाला तो आपको कलर चेंज क्या मिलेगा। आपका जो एक्वस ब्रोमीन होता है इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज या ब्राउन, आप मतलब कोई भी लिख दें, ऑरेंज या ब्राउन, इस तरह से आपका इसका कलर होता है। तो जब आप देखो इसमें आप अल्कीन में इसको डालते हैं तो अल्कीन इससे रिएक्ट कर जाता है एडिशन रिएक्शन में, तो आपका ये कलरलेस हो जाता है। तो जब आप इसमें डालेंगे मतलब एक्वस ब्रोमीन जब आपने इसमें डालेंगे तो आपका जो कलर जो होगा वो पहले ऑरेंज होगा, फिर ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है आपको बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें, तो स्ट्रक्चर आप जब आप ड्रॉ करेंगे, ये आपके 3 कार्बन आ गए, ये आपका CH3, यहाँ पर आपका जो था डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड जब आप ब्रोमीन जब एक्वस ब्रोमीन है जब आप इसको ये रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड था, जब आपका ब्रेक हो जाएगा, जब आपका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो है वो बॉन्ड्स बनाने की जो है वो ज़्यादा होगी कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर पहले से आपके पास हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पर आके एक ब्रोमीन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक ब्रोमीन का आइटम, ठीक है। तो ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो है आपका प्रोडक्ट है उसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। पार्ट एफ, two different alcohols can be produced from alkene B by an addition reaction। अब 2 डिफरेंट अल्कोहल्स आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अल्कीन बी है उसमें से बाय एडिशन रिएक्शन। अब आपको बोल रहा है ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ करें तो ये इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका बी का स्ट्रक्चर है, ये मैंने मतलब वही है बी, मैंने सिर्फ इसको रीड्रॉ किया है थोड़ा सही से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें जब अभी आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, जब इसका आप एडिशन रिएक्शन करेंगे तो आपका जो है अल्कोहल्स दो डिफरेंट कैसे बन सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि आपका जो है अल्कोहल मतलब ये बनेगा कैसे, जब आप अल्कीन में वाटर ऐड करेंगे, स्टीम आप जब आप ऐड करेंगे यानी ये आपका ऐड करेंगे तब आपका जो है वो बनेगा आपका अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें आप
और एक पॉसिबिलिटी सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपका जो OH है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए। जब आपका डबल बॉन्ड टूटेगा तो OH आपका इस तरफ आके अटैच हो जाए, ठीक है ना। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा कि आपका जो OH है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए और आपका हाइड्रोजन है वो इस तरफ से आके अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका अल्कोहल यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो आपका बनेगा जो है वन, जो है आपका यहाँ पर ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ओल बनेगा। और यहाँ पर अगर OH अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरह से आपके 2 अल्कोहल्स बन सकते हैं। तो पहला केस क्या होगा कि यहाँ पर आके OH अटैच हो जाए और यहाँ पर आके वो H अटैच हो जाए, हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो OH है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, पहले के साथ अटैच ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों आपके अल्कोहल्स बन सकते हैं बी में से। पार्ट 2, स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशंस नीडेड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अब जब आप अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं अल्कीन में से, तो मैंने आपको बताया कि रिएजेंट जो होता है आपका होता है वाटर या स्टीम। और जो आप कंडीशंस होती हैं वो आपकी होती हैं 300 से 400 आपका टेम्परेचर होता है और 60 टू 70 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ATM। और तीसरा जो आपका होता है कैटलिस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो रिएजेंट आपका क्या होता है, स्टीम, वाटर। और कंडीशंस आपकी क्या होती हैं, 300 से 400 आपका टेम्परेचर होता है, तो इस मतलब कोई भी इस रेंज में लिख दें। और 60 टू 70 होता है ATM का आपका प्रेशर। और फॉस्फोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पर, ठीक है। ये आपकी कंडीशंस होती हैं आपको जब आप अल्कीन में से अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। पार्ट जी, और ये आपकी कंडीशंस जो हैं आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है, आपको सिंपली ये सारी कंडीशंस आनी चाहिए या याद होनी चाहिए हर रिएक्शन की। ऑर्गेनिक जो जितने भी आपके रिएक्शंस हैं, यानी अल्केन में से अल्कीन कैसे बनाते हैं और अल्कीन में से अल्कोहल, फिर अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर ईस्टर्स, ये आपको सारी मतलब आपको आनी चाहिए, इनकी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम्स में आपको पूछता है, अगर आपको कंडीशंस याद होंगी तो आप मतलब इसके मार्क्स गेन कर पाएंगे, वरना अगर आपको कंडीशंस नहीं होगी तो यहाँ पर देखें आप 3 मार्क्स आप लूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट जी, अल्कीन सी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर। आपका जो सी है इसको आप पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन अकर्स, कौन सी पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन जो होती है आपके उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो वो इसकी आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। और आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपका सिर्फ एक ही मोनोमर होता है, उसमें डबल बॉन्ड होना लाजिम है। और वो डबल बॉन्ड टूटता है तो वो मतलब बनाता जाता है, मतलब मोनोमर फिर आपस में जुड़ते जाते हैं तो एज ए वो पॉलीमर बना देते हैं। और इसमें आपका जो है कोई भी मतलब सब्सटेंस एज ए सब्सटीट्यूट बन के आपको नहीं मिलता, मतलब आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। और सजेस्ट द नेम ऑफ द पॉलीमर फॉर्म, अब आपको नेम पूछ रहा है आपको। अब यहाँ पर ये देखिए आपको मतलब ये क्या है, इसका नेम क्या होगा, ये कौन सा अल्कीन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो यानी ये क्या है, ब्यूटीन है। और ये ब्यूटीन कौन सा है, ये ब्यूटीन 1 इन है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये इस तरह से आपका है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। और ये आपका पहले कार्बन के साथ आपका जो है वो अटैच हुआ हुआ है आपका डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे ये ब्यूट 1 इन है। यानी 1 आपको शो कर रहा है कि आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो आपका पहले कार्बन के साथ है। तो जब आप इसको पॉलीमर बनाएंगे
तो आपको बस इसको आगे पोली डाल दें, पोली, और बाकी आप सेमी लिख दें, ब्यूट 1 इन, या ब्यूट 1 इन है, ब्यूटीन है। और जब आप इसको पॉलीमर बनाएंगे तो आप सिर्फ इसके आगे पोली डाल दें, तो पोली ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम है पॉलीमर का। कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो दिस पॉलीमराइजेशन। अब आपको शो करनी है ये पॉलीमराइजेशन। तो इसमें जब आपको पॉलीमराइजेशन होती है तो ये इसके डबल बॉन्ड आपका जो वो टूट जाता है, इसलिए आपके पास ये जो है यहाँ से बॉन्ड बनाने की सलाहियत आपके पास हो जाती है। बाकी आप एज इट इज़ आपका ऐसा ही होता है जैसा आपका मोनोमर होता है। तो यहाँ पर एन एन आपको शो करता है कि मतलब ये बहुत लंबी चेन है, ठीक है। तो ये आपका रिपीट यूनिट है, इस तरह की यूनिट आपके बहुत सारे यूनिट होते हैं, ठीक है। और एन यहाँ पर भी है, यानी ये शो कर रहा है कि ये आपका जो है मोनोमर है, ये इस तरह के बहुत सारे मोनोमर्स मिलके इस तरह का पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है इस पॉलीमराइजेशन की। आपसे पूछ रहा है कि स्टेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द पॉलीमर। जब आपका पॉलीमर है, अब आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इस पॉलीमर में कितने आपके पास मौजूद हैं, आपके पास कार्बन, तो कार्बन है आपके पास 4, और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, अगर आप काउंट करें तो आपको हाइड्रोजन मिलेंगे 8। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसको अगर आप करें तो आपको क्या मिलेगा, CH2, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH2, ये आपका है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता है आपका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी सब्सटेंस का, मतलब वो किस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एम्पेरिकल फार्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर ये जो है 41 मई जून 2019 का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई करूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।